Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. In today's video, we are going to discuss some of the most important questions related to percentage. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, a man spent 40% of his salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment and 10% on conveyance. If his saving at the end of the month is rupees 1500, find his salary. देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है. देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं. हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो 40 अपनी सैलरी का फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि उसकी इनकम है, उसकी इनकम हमारे पास कितनी है 100%. ठीक है, 100% मान लो. ठीक है, उसकी इनकम हमारे पास है 100% और उसमें से वो स्पेंड कितना करता है फूड पे, खाने पे कितना खर्च करता है. अब हम देखेंगे कितना टोटल स्पेंड कर रहा है वो. ठीक है, खर्च कर रहा है, स्पेंड मतलब खर्च. ये उसकी कितनी क्या है आय. ठीक है, खर्च कितना कर रहा है 40%, तो वो फूड पे मतलब खाने पे खर्च कर रहा है. 20% वो घर के किराए पर खर्च कर रहा है, जो घर का वो किराया दे रहा है. 10% और एंटरटेनमेंट, 10% वो एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए खर्च कर रहा है. और 20% वो कन्वेंस मतलब कन्वेंस, जिस कन्वेंस हम लेते हैं कोई व्हीकल लेते हैं उस प्रकार से. ठीक है, 10% वो किराए पे खर्च कर रहा है व्हीकल के. तो 20, 40, 50, 60, 70, तो हमारे पास कितना आ गया 70%. 40, 50, 60, 70, 80 सॉरी 80% आया. ठीक है, 80% है हमारे पास जो वो टोटल खर्च कर रहा है. मतलब इनकम अगर उसकी 100% है तो वो कितना खर्च कर रहा है 80%. अब आते हैं कि उसकी सेविंग कितनी होगी. फिर ऑब्वियसली जो सेविंग है, देखो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. ठीक है, इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर, जितना हम खर्च कर रहे हैं प्लस जितना हम सेव कर रहे हैं, टोटल किसके बराबर हो जाएगा इनकम की. ठीक है, तो सेविंग कितनी होगी 100% माइनस का 80% इज इक्वल टू कितना आ गया 20%. ठीक है, अब देखो जो इफ इज सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ इज रुपीज 1500, जो 20% की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1500 के बराबर. तो क्या हम 1% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं. तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको कट करो 1500 बाई 20. ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 75. तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या है 75. हमारे पास इनकम क्या थी 100%, तो इनकम हमें निकालनी है 75 इंटू 100 कितनी हो जाएगी 7500. ठीक है, 7500 7500. तो ये क्या है उसकी सैलरी है, उसकी इनकम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अनिल डोनेट्स 30% ऑफ हिज इनकम टू अ स्कूल एंड डिपॉजिट्स 70% ऑफ द रिमेनिंग इन हिज बैंक. इफ ही हैज 9765 नाउ, इनकम ऑफ अनिल से क्वेश्चन को समझते हैं कि अनिल अपनी इनकम का 30% स्कूल में डोनेट कर देता है और जो बची हुई है उसका 70% वो बैंक में डिपॉजिट करता है. अब उसके पास कितने रुपए बचते हैं 9765, 9765 रुपए उसके पास बचते हैं. तो पूछा अनिल की इनकम क्या है. देखो जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम ऐसे लिखेंगे कि इनकम हम ले लेते हैं, उसकी इनकम उसकी कितनी मान लेते हैं 100%. ठीक है, इसका वो 30% किसको देता है स्कूल को. ठीक है, 30% वो किसको देगा स्कूल को. ठीक है, तो उसके पास बचा कितना होगा सेविंग, मतलब उसके पास कितना बचा होगा 70% बचा होगा. जो बचा हुआ है उसका भी वो 70% किसको दे देता है बैंक को दे देता है. ठीक है, इसका भी वो क्या करेगा 70% किसको देगा बैंक को. ठीक है, तो उसके पास बचेगा कितना 30%. ठीक है, अगर ये 100% है हमारे पास तो इसका 70% वो बैंक को देगा और बचेगा उसके पास कितना 30%. ठीक है, अब देखो 100 का अगर 70% निकाले तो हमारे पास कितना होगा 70 और 70 का 30% निकालें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 21. ठीक है, 7 3 से 21, तो हमारे पास कितना बचा 21. ठीक है, ये उसकी सेविंग है. तो जो 21 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है कि उसके पास फिलहाल के रुपए कितनी है 9765. ठीक है, अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 465. ठीक है, ये हमारी 1 रुपए की वैल्यू आएगी. ठीक है, अगर हम इसको कट करेंगे तो मतलब एक की वैल्यू 465. तो पूछा क्या है अनिल की इनकम क्या है. अनिल की इनकम हमने क्या ली थी 100%, तो 100 ये 1% की, तो 100% की क्या होगी 46500. ये इसका आंसर है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसका डायरेक्ट मेथड भी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है, उसको हम डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसमें हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है सेविंग दी गई है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे सेविंग को ही निकालेंगे. देखो इनकम है हमारे पास, इनकम का वो 30% डोनेट कर देता है तो उसके पास कितना बचेगा 70%. ठीक है, तो 70/100 हम यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है जो रिमेनिंग है उसका वो क्या कर देता है बैंक में दे देता है 70%. इसका जो
और 30% उसने स्कूल को दिया, उसके बाद उसके पास 70% बचा। 70% का भी 70% वो बैंक में दे देता है, तो उसके पास कितना बचा? 30%। ठीक है, और ये हमारे क्या सेविंग इक्वल है, किसके इक्वल है? 9765 के इक्वल है। ठीक है, 9765 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो सिंपल है, अब तो 21 की वैल्यू 9765 तो किसके इक्वल है? 465 के इक्वल। ठीक है, तो इनकम क्या आ जाएगी? 46500, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ पर्सन स्पेंड 35% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 30% he invests in a scheme and remaining amount he saves. If his savings are rupees 4340, then how much amount he invests? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जो अपनी सैलरी का 35% फूड पर खर्च करता है, मतलब भोजन पर खर्च करता है, 30% वो स्कीम में इन्वेस्ट करता है, और जो रिमेनिंग है वो क्या करता है? वो सेविंग करेगा। ठीक है, अगर उसकी इनकम 4340 है तो वो कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया? देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इनकम अगर हमने लेट किया, इनकम उसकी कितनी मान ली हमने? 100% मान ली। ठीक है, उसका वो 30 स्पेंड कितना कर रहा है? वो देखो स्पेंड कर रहा है वो 35% प्लस 30%, ये वो स्पेंड कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 और 30 60 और प्लस 65, ये इतना वो खर्च कर रहा है। तो सेविंग कितनी होगी उसकी? सेविंग 100% माइनस के 65%, तो बचेगा कितना? 35%। ये वो सेव कर रहा है 35%। ठीक है, क्योंकि इनकम हमारे पास क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब देखो 35% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या आगे बनी कि उसकी सेविंग कितनी है? ₹4340। क्या यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो इसको 7 से कट करो, 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, 7 2 0। ठीक है, 5 से कट कर लो, 5 1 5, 5 2 10, 5 4, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 124। क्या क्वेश्चन, अगर हम इसकी इनकम भी निकाल सकते हैं, इनकम क्या होगी? 100%, तो इनकम हो जाएगी 12400। ठीक है, ये तो इनकम हो जाएगी, लेकिन हमसे क्या पूछा? उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? कितना इन्वेस्ट किया उसने? 30%। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 30% उसने इन्वेस्ट किया, तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 124 इंटू 30, तो क्या हो जाएगी? 3 4 12, कैरी 1, 3 2 6 1 7, 3 1 3, तो ये अमाउंट उसने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन वी हैव, a man spent 20% of his income on food, 15% on education, 40% of the remaining on entertainment, and 30% on medicine. If he saves rupees 8775, find income. देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक मैन है जो अपने इनकम का, मतलब इनकम उसकी फॉर एग्जांपल आई मान ली हमने, उसकी इनकम है, उसका वो 20% किस पर खर्च कर रहा है? फूड पर। ठीक है, 20% वो फूड पर खर्च कर रहा है। ठीक है, और 15% वो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, तो कितना बचा? 35% वो खर्च कर रहा है। ठीक है, तो मतलब उसके पास बचा कितना? क्योंकि हमें सेविंग के इक्वल करना है ना अपना स्टेटमेंट, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, सी सेव्स 8775, तो बचेगा कितना उसको? 65, तो 65/100। ठीक है, उसके बाद उस इनकम का भी वो रिमेनिंग मतलब जो उसने खर्च किया उसका 30% और 40%, मतलब 70% वो खर्च कर रहा है। 40% एंटरटेनमेंट पे, 30% मेडिसिन पे, तो 40 और 30 कितना हुआ? 70 वो इन पर खर्च कर रहा है, तो उसके पास कितना बचेगा? 30%, 30/100 किसके इक्वल है? 8775 के इक्वल है। ठीक है, यही हमारी स्टेटमेंट बनेगी क्वेश्चन की। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 3 5 20, इसको और देख लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 15 5 20 27, 3 से कट हो जाएगा। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, और इसको देख लेते हैं 13 से। 13 1 13, 2 26, 3 और 2, तो 13 2 26। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 9 2 5 को 13 से। ठीक है, 13 2 26, 13 2 26, 13 5। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 225 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? इनकम इंटू 1/20 इज इक्वल टू 225। उसके बाद इनकम इज इक्वल टू 225 इंटू 20, जो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 5 से 10, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 2 2 4। ठीक है, देखो ये 0 भी रह गई थी ना, तो ये 0 भी इधर आ जाएगी, तो हमारे पास इनकम कितनी है उसकी? 45,000। ठीक है, ये इसकी इनकम है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आउट ऑफ हिज टोटल सैलरी अ पर्सन इन्वेस्ट 30% इन अ स्कीम। ठीक है,
एक पर्सन है, उसकी पूरी सैलरी में से वो 30% तो अपनी स्कीम में खर्च करता है, ठीक है। उसकी सेविंग्स क्या है, जो उसने इन्वेस्ट किया 30%, उससे 270 ज्यादा उसकी क्या सेविंग है, और उसकी इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज 25% ही स्पेंड्स देन द सैलरी, और 25% वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, ठीक है, खर्च कर रहा है। तो बोला उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ना हमें कुछ ना कुछ मान के करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इनकम उसकी हमने ले ली, उसकी इनकम कितनी, x%, ठीक है, x ले ली हमने, ठीक है, x ले ली, उसकी इनकम क्या, हमने x ले ली, ठीक है। उसका भी वो x% है, x ले ली उसकी हमने, उसका x का, ठीक है, उसकी क्या है, अब देखते हैं उसकी मतलब इन्वेस्टिंग कितनी है, ठीक है। इन्वेस्टिंग उसने कितनी की है, 30% ऑफ x, जो उसकी इनकम हमने x ली है उसका वो 30% वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेविंग उसकी कितनी है, सेविंग उसकी कितनी है, 270 ज्यादा है, मतलब 30% ऑफ x प्लस 270, ये उसकी क्या है, सेविंग है। तो क्या बोला है, और 25% वो स्पेंड कर रहा है, तो हमारी सैलरी वो क्या है, तो इनकम में से अगर हम इन्वेस्ट जो उसने किया प्लस सेव किया, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जो उसने खर्च किया, ठीक है, जो उसने खर्च किया है, ठीक है। इनकम कितनी हमारे पास x माइनस इन्वेस्ट उसने कितने, इन्वेस्ट उसने कितना किया है, 30/100 इंटू x, ठीक है, 30x/100 प्लस सेविंग उसने कितना किया, 30% ऑफ x प्लस 270, जो किसके बराबर है, 25%, 25/100, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, ओके, ये हमारी इक्वेशन बनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस 30x/100 प्लस 30x/100 प्लस 270, जो कि हमारे 25x/100 के इक्वल है। इसको हम सॉल्व करते हैं, x माइनस, इधर माइनस में इसको प्लस में ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 25x/100 देखो इसको डायरेक्ट करते हैं, देखो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 90x/100, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो 30x और 30x कितना हो गया हमारे पास, 60x/100, देखो x माइनस 60x/100 प्लस 270 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 25x/100, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो x इसको माइनस 60x/100 माइनस के 270 इज इक्वल टू 25x/100 लिख सकते हैं। x माइनस 270 इज इक्वल टू 25x/100 प्लस 60x/100, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x माइनस 270 इज इक्वल टू 100, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, 85x/100, ठीक है, ये आ गया। इसको माइनस 2 से 270 इज इक्वल टू 85x/100 माइनस के x, तो कितना बचेगा, ये माइनस के 270 इज इक्वल टू माइनस के 15x/100, ठीक है। x से x, सॉरी x से x नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, उसके बाद क्या बचा, 15x इज इक्वल टू 27000, ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1800, ठीक है। ये इसका क्या आंसर है। आई नो थोड़ा सा लेंथी हो गया कैलकुलेशन, बट देख लो आप इजी तरीके से कर सकते हो, बट अभी मुझे यही सोचा तो मैंने यही वाला आपको करके दिखा दिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर उससे आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि a इंटू बी इज इक्वल टू सी। देखो कुछ क्वेश्चंस हमने देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड कि प्राइस इंटू कंजप्शन हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, होता है, और प्राइस इंटू क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है, अमाउंट के इक्वल होता है। प्राइस इंटू सेल हमारे पास रेवेन्यू के इक्वल होगा। d1 इंटू d2 फॉर एग्जाम्पल लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। स्पीड इंटू टाइम हमारे पास डिस्टेंस होता है, और d1 इंटू d2 इंटू d3 इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब l इंटू b इंटू h करेंगे तो हमारे पास क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो क्वांटिटीज होंगी और हमें थर्ड क्वांटिटी निकालनी होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास केसेस भी हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो केस 1, हमारे पास केस 1 में क्या होगा कि हमें एक्स वाई कोई टर्म दे रखी होगी, और फॉर एग्जाम्पल हम जेड टर्म को निकालेंगे, ठीक है। एक्स जिसकी एक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये हमें फॉर एग्जाम्पल गिवन ही नहीं है, और इसका केस क्या हो सकता है, एक्स और वाई का, एक्स इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये दोनों डिक्रीज, ये वाला डिक्रीज, ये इंक्रीज, तो हमें ये केस मिल सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास
जो सी वैल्यू वो हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास कुछ वैल्यूज है और उनका केस क्या हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, ऐसे केसेस बन सकते हैं। ये हमारा केस 1 है और इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ये हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। केस 2 हमारे पास क्या हो सकता है कि x y z फॉर एग्जांपल हमारे पास है और उसमें हमें फॉर एग्जांपल ये टर्म दिया हुआ है, ये टर्म नहीं दिया हुआ, ये टर्म दिया हुआ है, ये टर्म हमें निकालना है, ये और ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये केस 2 हो सकता है। केस 3 हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास x y z जो ये टर्म है थर्ड वाली हमारे पास क्या कांस्टेंट है, ठीक है, और जब थर्ड टर्म हमारे पास कांस्टेंट है उसके बाद जो ये दोनों टर्म है ये आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, और उनका रेशियो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर a कोई टर्म है उसका रेशियो x इज टू x रेशियो y है तो b का क्या होगा, y इज टू x होगा। देखो इसको हम एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी दुकान से क्या फ्लावर खरीदा, ठीक है, ठीक है, आटा खरीदा, ठीक है, अगर हम किसी दुकान से आटा खरीदा फॉर एग्जाम्पल वो कितने रुपए का था, 80 रुपए का था वो आटा, ठीक है, प्राइस था उसका, और हमने क्वांटिटी कंजप्शन बोलते वो हमने कितने का लिया, फॉर एग्जाम्पल हम उसको लेते 5 kg, तो हमारे पास कितना हो गया, उसका प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा खर्च कितना होगा उस पर, 400 रुपए खर्च होंगे, है ना, 8 5 40 400 रुपीज हमारे पास क्या होंगे, खर्च होंगे। लेकिन अगर क्या होता है प्राइस हमारे पास इन्फ्लेशन हो गई, वो जो प्राइस है वो बढ़ गया तो वो फॉर एग्जाम्पल 100 हो गया, ठीक है, और क्वांटिटी हमने क्या किया कि भाई हमारा जो खर्चा है वो रिमेन सेम होना चाहिए, मतलब 400 रुपये हमारा खर्च होना चाहिए, हमारा इतना बजट नहीं है कि हम ज्यादा खर्च करें, तो हमने क्या किया 400 रहने दी, तो हम इसको कितना करेंगे 4 करेंगे। तो आपने देखा अगर ये हमारे पास एक टर्म अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो ये जब देखो अगर हम इसका वो करें तो हमारे पास जो रेशियो है वो क्या रेशियो आएगा मिलके, देखो रेशियो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्राइस का अगर हम रेशियो देखें 80:600 बन रहा है और कंजप्शन का रेशियो क्या बन रहा है 5:4, अगर हम देखें तो 4 और 5 से कट होगा नहीं 20 के टेबल से, तो 4 5 का रेशियो क्या बन गया, इनवर्स हो गया ना, 5:4 हो गया। तो यही है जब एक्सपेंडिचर जब मतलब हमारे पास थर्ड टाइम कांस्टेंट रहेगी तो ये आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इन सारे जो केसेस है उनको अप्लाई करेंगे और ये कुछ टर्म है इनको हम याद रखेंगे, ठीक है, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, अगर जो प्राइस है शुगर का वो 30% बढ़ जाता है और जो कंजप्शन है वो डिक्रीज हो जाता है 20% से, कंजप्शन मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, खपत इसको बोल सकते हैं, आई थिंक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखा था, पहले ये बताओ ये क्वेश्चन हमारा कौन से केस का है, केस 1 का जिसमें पहली टर्म दी हुई है दूसरी दी हुई है, थर्ड हमें निकालनी है, ठीक है, केस फर्स्ट का क्वेश्चन है केस 1, ठीक है, केस 1 का क्वेश्चन है और हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं पढ़ा है प्लीज चेक आउट दोज वीडियोस, उनमें मैंने अच्छे से समझाया है। तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या होता है कि फाइनल बाय इनिशियल, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो इनिशियली हमारे पास प्राइस कितना होगा 100 होगा और वो बढ़ के कितना हो गया 30%, मतलब 30% वो बढ़ा है प्राइस हमारा। और अगर हम देखें हमारे पास कंजप्शन कितना हमारे पास 20% वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन हमने क्या कर दिया कम कर दिया, तो 20% मतलब 100 से वो कितना हो गया 80 हो गया क्योंकि डिक्रीज हुआ है। उसके बाद उसका क्या होगा एक्सपेंडिचर निकलेगा, तो वो हम देख लेते हैं। देखो 0 से 0 कट, 13 8 104 बाई 100, तो देखो इनिशियली एक्सपेंडिचर कितना था 100 था और बढ़ के वो कितना हो गया 104, इसका मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर वो क्या हुआ बढ़ा है, उसमें क्या हुआ 4% का क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ये इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है, वो मैंने आपको ये भी बता दिया जब मैं केस 1 डिस्कस कर रही थी कि इसका फॉर्मूला भी है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। और जो इसमें प्लस और वाई है, प्लस क्या दिखाता है हमारे पास कि हमारे इंक्रीज हुआ है, जो टर्म है उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, माइनस के शो करता है कि डिक्रीज हुई है, ठीक है। अब देखो x के टर्म हमारे पास कितनी है 30 माइनस 20 क्योंकि डिक्रीज हुआ है कंजप्शन, प्लस 30 इंटू माइनस 20 बाई 100, ठीक है, 0 से 0 कट, 30 में से 20 माइनस के 10 माइनस के 3 2 6, ठीक है, तो माइनस के 4%, सॉरी प्लस के 4 है ना, प्लस के 4% मतलब इसमें 4% का क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, इजाफा हुआ है, ठीक है। इसको करने का एक और मेथड भी है वो हम देख लेते हैं। देखो हमने फॉर्मूले से देख लिया, हमने डायरेक्ट मेथड देख लिया और अब हम इसको देखते हैं परसेंटेज से। देखो 30% हमें वैल्यू दी हुई है, 30% का क्या मतलब है 30/100, इसको कट करेंगे तो 3/10, इसका मतलब जो प्राइस है वो क्या हुआ है
प्राइस हुआ है 10 से क्या हुआ है वो 13, मतलब उसमें +3 का क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है, प्राइस हमारा 10 से 13 हो गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या कंजप्शन क्या है डिक्रीज हुई है वैल्यू। तो 20% का क्या मतलब होता है 1/5, तो 5 से हमारे पास जो वैल्यू वो क्या हुई है 4 हुई है। अब क्या बोला एक्सपेंडिचर बोला है। देखो अगर हम देखें प्राइस हमारे पास ये है, कंजप्शन हमारे पास ये है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10 5 जा 50, 13 4 जा 52, कितना चेंज हुआ है 2 का चेंज हुआ है। देखो दो का चेंज हुआ है, किस पर चेंज हुआ चेंज हमेशा इनिशियल पे देखते हैं क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज बोला ना वैसे परसेंटेज इफेक्ट इंटू 100, 52 जा तो कितना हुआ है 4% का। ठीक है, तो मैंने आपको सारी मेथड से बता दिया है, आप बेसिक से भी कर सकते हो, ये सारी मेथड से फॉर्मूला से किया, ये हमने डायरेक्ट मेथड किया और ये हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन वाला और उससे रेशियो बनाते हैं हम वो वाला मेथड है। ठीक है, तीनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विद द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 11%, अगर जो प्राइस है चीनी का वो डिक्रीज हो जाता है 11% से घट जाता है, एंड हाउ मच द कंजप्शन शुड बी इंक्रीज, हमें कंजप्शन कितना बढ़ाना चाहिए कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो कम ना हो। तो ये हमारा देखो कम ना हो डिक्रीज ना हो, इसका मतलब वो क्या हो कांस्टेंट हो, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये केस 3 का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास देखो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर, ये हमारे पास क्या करना हमें कांस्टेंट रखना है। तो हम इनका क्या करेंगे, क्या हो जाएगा आपस में इनवर्स हो जाएंगे रेशियोज इनके। अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशन हम फाइनल कंडीशन लेते हैं, प्राइस हमारे पास क्या है डिक्रीज हो जाता है, 100 से हमारा प्राइस कितना हो जाएगा 89। ठीक है, कंजप्शन क्या होगा 89 से 100, कितनी का अंतर है, कंजप्शन बढ़ाएंगे ताकि एक्सपेंडिचर में कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 का चेंज किस पे आ रहा है 89 पर, इंटू क्या हमने 100, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आएगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 12.36 के इक्वल आएगी, यही इसका क्या आंसर है। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, okay, next question we have, the price of sugar is increased by 30% and what percent of consumption of sugar should be decreased so that the expenditure incurred on sugar is decreased by 25%। जो प्राइस है शुगर की वो 30% से बढ़ जाती है, तो कंजप्शन हमें कितना कम करना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर है वो 25% से कम हो जाए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है केस 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ए टर्म दी हुई है, बी टर्म हमें निकालनी है और सी टर्म भी हमें दी हुई है। ठीक है, अब देखो प्राइस ऑफ शुगर इस देखो इसको हम डायरेक्ट मेथड से आसानी से कर सकते हैं। प्राइस ऑफ शुगर वो 130 हो जाती है। ठीक है, 30% बढ़ जाती है, कंजप्शन हमें नहीं पता। ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमें कम करना है 25%, मतलब 100 से वो चीज कितनी की हो जाएगी 75 की हो जाएगी। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 75/130। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो कंजप्शन हमारे पास कितना डिक्रीज हुआ 130 में से 75 माइनस करेंगे तो 55। ठीक है, 55। ठीक है, ये हमारा कंजप्शन डिक्रीज हुआ है और 55 का ये हमारे पास क्या इनिशियल वैल्यू थी और उसके बाद ये घटने के बाद कितनी हो जाती है 75। तो हम इनिशियल पे ही निकालते हैं हमेशा, 55 चेंज हुआ है 130 पर, इंटू किया 100, तो 550/13%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 42.3, ये इसका क्या आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें हमें क्या करना है, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या बोला कि प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस इंटू कंजप्शन हमारे पास क्या होता है एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। डायरेक्ट मेथड हम यूज करने वाली है, जो प्राइस है वो 100 से 130 हो गया। ठीक है, कंजप्शन हमें नहीं पता और जो इंक्रीमेंट हुआ एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट हुआ है तो 100 से वो कितना हो गया 117। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 117/130, 13 9 जा 13 10 जा कितना हुआ -1 का, इसमें क्या हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है, तो 1/10 इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10%। 10% हमारा क्या हुआ है डिक्रीमेंट हमारी वैल्यू है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, जो प्राइस है राइस का वो 25% बढ़ जाता है। बाय हाउ मच शुड फैमिली डिक्रीज इट्स मंथली कंजप्शन ऑफ राइस टू कीप इट्स मंथली एक्सपेंडिचर ऑन राइस कांस्टेंट। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बिना पेन के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, ये हमें पता है कि केस 3 का क्वेश्चन है जिसमें एक्सपेंडिचर क्या कांस्टेंट है, और हमें पता है जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो वो जो रेशियोज होता है जो वैल्यूज होती है वो क्या हो जाएगी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी।
तो प्राइस ऑफ राइस हमारा 25% इंक्रीज हुआ है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, मतलब 4 से प्राइस क्या हुआ है, 5 हुआ है, और कंजप्शन क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। कितना, एक का चेंज 5 पे इंटू 100, 20% इसका आंसर है। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस हमारा 25% इंक्रीज हुआ है, 25% को 25/100 यानी 1/4 हम इसको लिख सकते हैं। तो प्राइस हमारा क्या हुआ, 4 से कितना हो गया हमारा प्राइस, 4 से हमारा प्राइस हो गया 5। ठीक है, ये इनिशियल, ये हमारे पास फाइनल। ठीक है, और कंजप्शन क्या हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर वो हमें क्या करना, कांस्टेंट करना है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनका प्रोडक्ट होता है 4 5 जा, मतलब क्या, इसका ही तो बताना हमें, एक्सपेंडिचर में हमें कांस्टेंट ही रखना है, कांस्टेंट। ठीक है, डिक्रीज कितना डिक्रीज होगा, देखो कितना डिक्रीज होगा, वो ये छोड़ते हैं, कितना डिक्रीज होगा, 1। ठीक है, 1 की अपॉन 5 इंटू 100 20, तो 20% क्या होगा, डिक्रीमेंट। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो वैल्यू वो डिफिकल्ट है, तो इसके लिए हमें परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए, किसी किसी स्पेसिफिक की। 27.27% का क्या लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू होती है 3/11। ठीक है, क्या बोला है, इंक्रीज हुई है, मतलब 11 से वो वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई, प्राइस इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू 11 से क्या हो गई 14। ठीक है, कंजप्शन क्या हो, क्योंकि कांस्टेंट रखना हमें, कंजप्शन क्या हो जाएगा, 14 से क्या हो जाएगा 11, कितना हुआ चेंज, 3 का चेंज 14 पर इंटू 100, तो जो वैल्यू है वो हमारे पास 300/14, तो ये परसेंटेज इक्वल है हमारा 21.42 के, यही इसका क्या आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 25%। प्राइस इंटू कंजप्शन हमारे पास एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, जो प्राइस है वो इनिशियल से फाइनल कितना हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब देखो 25% डिक्रीज होगा, इसका मतलब 25% 1/4, 4 से वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कंजप्शन क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, रिमेन सेम, इसका मतलब कंजप्शन है वो 3:4 होने वाला है। ठीक है, अब क्या बोला है, ये 3 से 4 मतलब +1 का इसमें इंक्रीमेंट हुआ, 1/3 इंटू 100, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 33 होल 1/3%। ये हमारा जो कंजप्शन है उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मतलब वेट करें, ताकि आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए। थैंक यू एवरीवन।